हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉमन साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड की बात की थी और इसमें हमने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड ढेर सारे केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल के जैसे यूज किया जाता है। और उसमें हमने सबसे पहला केमिकल जो लिया था वो लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमने देखा था कि किस तरह से सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन, जिसको हम लोग ब्राइन वाटर बोलते थे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते थे। आज हम लोग दूसरा केमिकल पढ़ेंगे, सेकेंड, और उसका नाम है बेकिंग सोडा, या इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को एक और नाम दिया जाता है, वो बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो कमर्शियल नेम हो गया बेकिंग सोडा, केमिकल नाम उसका हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और मार्केट में आपको बेकिंग सोडा के नाम से मिलता है। ठीक है, अब हमको देखना है प्रिपरेशन कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हमने कहा था कि रॉ मटेरियल तो यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड में भी हम लोग यूज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम लोग बोलते थे ब्राइन वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते थे इसको, वाटर ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक, हम क्या करेंगे कि ब्राइन सॉल्यूशन होता है, तो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब NaCl प्लस H2O, और इस ब्राइन सॉल्यूशन को सैचुरेट करते हैं विथ अमोनिया। अमोनिया गैस से इस ब्राइन सॉल्यूशन को सैचुरेट करते हैं। सैचुरेट करने का मतलब कि अमोनिया गैस इस ब्राइन सॉल्यूशन में पास की जाएगी, और ये अमोनिया गैस इस ब्राइन सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, और मैक्सिमम जितनी डिजॉल्व हो सकती है उतनी डिजॉल्व करके रखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन को अमोनिया गैस से सैचुरेट कर देंगे। और एक बार ये ब्राइन सॉल्यूशन जब अमोनिया गैस से सैचुरेट हो जाएगी तो इसमें हम लोग पास करेंगे CO2 गैस, और फिर CO2 गैस के रिएक्शन से सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। देखो कैसे रिएक्शन क्या होती है। हम लोग लेते हैं NaCl और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जिसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इस ब्राइन सॉल्यूशन को सैचुरेट करते हैं अमोनिया गैस से, और फिर उसमें CO2 पास कराते हैं। तो ये जैसे ये रिएक्शन होती है, ये बन जाता है NaHCO3 और प्लस बन जाएगा NH4Cl। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये लेस सॉल्युबल होता है, बहुत कम स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। इसको बोलते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में बहुत कम होगा, और जब सॉल्यूशन में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगा तो ये प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ की। ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन जो कि अमोनिया से सेचुरेटेड होगा उसमें हम लोग CO2 गैस पास करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। इस सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है तो प्रेसिपिटेट के रूप में हमको बाहर निकल जाएगा। इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की कि सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका नाम बेकिंग सोडा ही है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है मतलब इसका कलर वाइट कलर का होता है और ये क्रिस्टल्स के रूप में होता है और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना लें, इसको पानी में घोलें तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का होता है यानी कि pH जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, कुछ एक सिंपल हमको इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अगर इसको हीट करें, ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनेट। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को हीट करते हैं तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस रिलीज हो जाती है, साथ में वाटर भी बन जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए नहीं, दुनिया में जितने भी बाइकार्बोनेट हैं, आप किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो उसका कार्बोनेट बन जाता है, CO2 गैस रिलीज होती है और वाटर बन जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है HCO3- कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3-। तो किसी भी बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे तो उसका कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्रिपरेशन में आपने देखा कैसे करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन NaCl + H2O, इसको सेचुरेट किया गया है अमोनिया से और इसमें पास कराते हैं CO2 तो ये बन जाता है NaHCO3 और इसके साथ बनता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज में आपको 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन का नेचर बेसिक नेचर का होता है यानी कि pH 7 से ज़्यादा होगा, हीट करने पे ये कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ किया जाता है। इसका यूज किया जाता है पहला तो इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा का यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, और यही बेकिंग पाउडर आप अपने घर में किचन्स में यूज होते हैं। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। अब बेकिंग सोडा फार्मूला है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर क्या होगा, बेकिंग पाउडर
जब बेटा बेकिंग सोडा में बेकिंग सोडा के साथ कोई एडिबल एसिड मिला है, एसिड जनरली हम खा नहीं सकते, लेकिन कुछ एक वीक एसिड है जिनको हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो एडिबल का मतलब यही हुआ कि ऐसा एसिड जिसको हम खा सकते हैं, जैसे टार्टेरिक एसिड, या सिट्रिक एसिड। तो अगर हम बेकिंग सोडा के साथ कोई एडिबल एसिड मिला दें तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बेकिंग पाउडर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो इसके कंपोनेंट, बेकिंग पाउडर के कंपोनेंट एक तो हो गया बेकिंग सोडा और दूसरा हो गया कोई एडिबल एसिड। या तो आप उसको टार्टेरिक एसिड ये ले लो या सिट्रिक एसिड, कोई भी एडिबल एसिड, तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पकौड़ा बनाने में, इन सब चीज़ों में यूज किया जाता है। अब क्या होता है, देखो जैसे मान लो NaHCO3 और इसके साथ कोई एसिड है H+, कोई एसिड है, तो जब इसको हम लोग ब्रेड में, केक में या पकोड़े में बनाते समय इसको आटे के साथ यूज करते हैं और उसको जब ओवन में हीट करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है हीटिंग के दौरान, और उस दौरान ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम साल्ट में, प्लस निकलती है CO2 गैस और बनता है H2O। और इसी CO2 गैस की वजह से आपने देखा होगा कि जो पकौड़े होते हैं या ब्रेड होता है या केक होता है वो फ्लफी, हल्का होता है और क्रिस्पी हो जाता है। ठीक है ना, तो मेन रिएक्शन यही होती है कि जो बेकिंग पाउडर जब हीट किया जाता है, जिसमें भी आपने मिलाया है, चाहे केक बनाते समय या ब्रेड बनाते समय या पकौड़ा बनाते समय, तो आप बेकिंग पाउडर थोड़ा सा मिला देते हैं और जब हीट करते हैं तो हीटिंग की वजह से ये CO2 गैस निकलती है, और इसी CO2 गैस की वजह से जो भी हम चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे पकौड़ा हो, चाहे केक हो, तो वो हल्का होता है। ठीक है, हल्का हो जाता है, उसमें पोर्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि ब्रेड में अगर आप देखो तो हल्के हल्के ये पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्यों आ जाते हैं बेटा? क्योंकि उससे CO2 गैस निकलने की वजह से ये पोर्स बन जाते हैं और इस वजह से ये लाइट होता है। लाइट होता है तो खाने में अच्छा रहता है। ठीक है, दूसरा, जो बेकिंग पाउडर का नेचर होता है, सेकेंड यूज इसका क्या है, जो बेकिंग पाउडर है इसका नेचर बेसिक होता है, और बेसिक होने की वजह से ये एंटासिड, हमने आपको बताया था एंटासिड, तो बेसिक नेचर की वजह से एंटासिड के जैसे यूज होता है। इसका यूज एंटासिड के जैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टमक में जो स्टमक
की वाल्व होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वो HCl का सिक्रेशन करती है। और ये HCl एसिडिक होता है, और अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं या इनडाइजेशन होता है तो HCl का सिक्रीशन एक्सेस में होने लगता है, और इस एक्सेस सिक्रीशन ऑफ HCl की वजह से जो स्टमक है उसका pH डिक्रीज हो जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडिटी। और इस एसिडिटी की वजह से हमारे स्टमक में इरिटेशन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, जलन होने लगता है पेट में, गले में। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। और इससे बचने के लिए हमको किसी बेसिक सब्सटेंस का यूज किया जाता है। तो जो भी रेमेडी यूज की जाती है इस एसिडिटी की कंडीशन से बचने के लिए उसको बोलते हैं एंटासिड। अब जो भी एंटासिड होगा उसका नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। अगर ये बेसिक है तो इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो एसिडिटी की कंडीशन बन रही थी वो खत्म हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि जो मेन एंटासिड है उसको हमने बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि डाइजीन या बाकी के एंटासिड में होते हैं। बट बेकिंग पाउडर का भी यूज हम लोग एंटासिड के जैसे कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो जो हमारे स्टमक में एसिडिक कंडीशन है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एसिडिटी की कंडीशन जो स्टमक में क्रिएट हुई है वो नलीफाई हो जाएगी। इसका अगला यूज किया जाता है जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, जैसे सोडा वाटर बनाने में इसका यूज किया जाता है। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज है, इसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्नि शामक यंत्र, आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने में कैसे करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में जब हमको इसको यूज करना होता है तो बेकिंग सोडा के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, H2SO4। फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, और ये काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर का। कैसे करता है? बेकिंग सोडा NaHCO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब जब भी हमको इनको अलग अलग कंपार्टमेंट में रखते हैं और जब हम कहीं पे आग लगती है, आग बुझाने का काम होता है, तो सिलेंडर को उसमें बटन होता है या उसको उल्टा करके हम लोग प्रेस करते हैं तो ये दोनों मिल जाते हैं। और जैसे ही मिलेंगे तो रिएक्शन होगी और ये बनेगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। और आपको पता है CO2 गैस ये आग के चारों तरफ एक लेयर बना देगी। जैसे ये फायर है तो फायर के चारों तरफ एक ये CO2 की लेयर बन जाएगी, और इसके बाद एयर होगा तो अब ये एयर आग तक नहीं पहुंच पाएगी, और अगर एयर आग तक नहीं पहुंचेगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो ये CO2 क्या करता है? ये आग और एयर के बीच में एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है,
एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और फायर या आग अपने आप बुझ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यूज है इसका फायर एक्सटिंग्विशर में। और फायर एक्सटिंग्विशर में क्या, बेकिंग सोडा के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। रिएक्शन क्या होती है, मेन रिएक्शन में जो CO2 गैस निकलती है ये आग के तरफ एक चारों तरफ एक लेयर बना देगी और उस लेयर की वजह से ऑक्सीजन या एयर कट ऑफ हो जाएगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया ऑल अबाउट बेकिंग सोडा। आपको इसका केमिकल नाम याद करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखना है और इसके दो मेन यूज, एक फायर एक्सटिंग्विशर में और दूसरा बेकिंग पाउडर बनाने में ध्यान रखना है। अब अगला है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो गया Na2CO3.10H2O। और इसको भी जैसे हम लोगों ने बेकिंग सोडा बनाया था उसी तरीके से इसको भी हम शुरुआत में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ब्राइन लेंगे NaCl+H2O, इसको अमोनिया से सेचुरेट करा देंगे और CO2 गैस पास करेंगे। जैसे ही CO2 गैस पास करेंगे तो NaFCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसको हम लोग बाहर निकाल के NaHCO3 इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में CO2 और साथ में H2O। ठीक है, और फिर ये एक्वस फॉर्म में होगा और इस एक्वस फॉर्म के साथ वाटर मिला हुआ है तो इसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो Na2CO3+10H2O ये एक साथ क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और बन जाता है Na2CO3.10H2O। और इस .10H2O को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इस तरीके से हम लोग इसको बना लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका भी सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और अगर इसको हम लोग हीट करें, इसको हीट कर दें वॉशिंग सोडा को Na2CO3.10H2O अगर इसको हीट कर देते हैं तो 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाते हैं, Na2CO3.H2O बन जाता है प्लस 9H2O अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग बहुत ज़्यादा हीट कर दें, ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दें, Na2CO3.10H2O इसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें तो एक जो वाटर बचा है वो भी निकल जाएगा, तो बन जाएगा Na2CO3+10H2O और इसका नाम है सोडा ऐश। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, एक वाटर है तो एक को बोलते हैं मोनो और वाटर का मतलब हाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, तो अगर
थोड़ा बहुत हीट करेंगे तो 9 वाटर मॉलिक्यूल इससे रिलीज हो जाएंगे, बनेगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा सोडा एस, और जो 10 के 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे वो सारे के सारे निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसका यूज हम लोग करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर चिमनी चेंज करने में, फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड घुले होते हैं, और वो वाटर जो साबुन के साथ पर्याप्त झाग नहीं देता है उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका वॉशिंग सोडा नाम है, तो वॉशिंग में यूज किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, सोप बनाने में, ग्लास बनाने में, पेपर बनाने में किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट याद रखना, Na2CO3 प्लस K2CO3, इसके मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। बस इतना रखना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है तो आप बता देना, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास लास्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज भी हम लोग ब्लीच करने में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इसका फार्मूला होता है CaOCl2। हमने जब मिक्स बताया था सॉल्ट, ये होता है CaO और ये होता है OCl। ये इसका फार्मूला होता है, और इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ध्यान रखना। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, फार्मूला होगा CaOCl2, और स्ट्रक्चर होता है Ca सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड OCl। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए प्रिपरेशन में हम लोग स्लैग लाइन लेते हैं। स्लैग लाइन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस पास करते हैं तो ये बन जाता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और साथ में H2O गैस निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो स्लैग लाइन में जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, बोलो बेटा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज, ये एलोइस वाइट कलर का होता है, इससे क्लोरीन की स्मेल आती है, और CO2 गैस से अगर इसकी रिएक्शन करा दें, अगर इसकी हम CO2 गैस से रिएक्शन करा दें, CaOCl2 प्लस CO2, अगर हम CO2 गैस से रिएक्शन करा देंगे तो CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, जैसे मान लो HCl से रिएक्शन करा दें, अगर HCl से रिएक्शन करा दें
Cl2 की अगर HCl से रिएक्शन करा दें तो ये बना देता है CaCl2 प्लस साथ में बन जाता है H2O और बन जाता है Cl2। ठीक, अगर CO2 गैस से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट Cl2 गैस निकल जाएगी, और HCl से रिएक्शन करा दोगे तो कैल्शियम क्लोराइड और Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो कलर को ब्लीच कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है ड्राई क्लिनिक में, जहाँ पे आपको अपने किसी कपड़े का कलर जो पहले था उसको हटा के और दूसरा कलर ले आना हो तो पहले ब्लीच करते हैं, उसके ओरिजिनल कलर को हटाते हैं और उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट हमारा कंपाउंड है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं POP और इसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, या इसी को हम बोलते हैं CaSO4 और यहाँ पे 2 लिख दो .H2O, और इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ है तो इसको बोलेंगे हेमी और H2O हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, और फार्मूला होगा CaSO4.12H2O, या आप बोल सकते हो CaSO4.H2O जब आप यहाँ पे 2 लगा रखे हैं। ठीक है बेटा, अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? इसको बनाते हैं जिप्सम से। किससे बनाते हैं? जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O, इसका नाम है जिप्सम। तो अगर आप जिप्सम को CaSO4.2H2O को हीट करो 373 केल्विन पे, यानी कि ये लगभग हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 थे इनमें से वन एंड हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं और बचता है CaSO4.12H2O, और इसी को बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर जिप्सम को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पे गर्म करो तो उसमें से 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और जो बचता है CaSO4.12H2O, यही होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर ये टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर दिया, या केल्विन में बोलो तो 373 केल्विन से ज़्यादा कर दिया, ये लगभग आप मान के चलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अगर आपने 100 डिग्री के बजाय 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया
तो ये CaSO4.2H2O, इससे जो पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा। CaSO4 + 2H2O बनेगा और CaSO4 को बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर। तो आप ध्यान रखना, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, तो 1/2। अगर आप इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो तो क्या बनेगा, तो नाम होगा डेड बर्न प्लास्टर। फार्मूला होगा CaSO4 और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, 0 होगा। टोटल जितने भी 2 मॉलिक्यूल वाटर के थे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये 2 इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, एक में POP बनेगा और एक में डेड बर्न प्लास्टर बनेगा। ठीक, हमको POP से मतलब ये तो आपको एक्स्ट्रा एक ध्यान रखना है। अब देखो जरा इसका यूज, ये भी व्हाइट कलर का होता है, सबने देखा होगा। कुछ जो टॉयज बनते हैं, स्टैचू बनते हैं, POP घरों में यूज होता है पेंटिंग के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो मेन यूज है ये डॉक्टर यूज करते हैं। डॉक्टर जो आपकी बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है तो उस फ्रैक्चर्ड बोन को सेटल करने के लिए, ठीक करने के लिए POP का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी की बोन टूट गई है तो डॉक्टर एक वाइट कलर की पट्टी चिपकाता है और उसमें कुछ वाइट कलर का पाउडर लगा होता है। एक्चुअल में वो पाउडर POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसको पानी से लगा के चिपकाते जाते हैं तो थोड़े समय के बाद वो हीट होता है तो उससे एनर्जी निकलती है और वो सेटल हो जाता है, टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूज सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर बोन को रिकवर करने में किया जाता है। और उसमें रिएक्शन क्या होती है, CaSO4.2H2O और इसके साथ H2O की रिएक्शन कराते हैं तो ये फिर से बन जाता है CaSO4.2H2O और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है जो यूज होती है फ्रैक्चर बोन को रिकवर करने में। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम होता है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो कंपाउंड बनता है ये थोड़े समय के बाद हार्ड हो जाता है और हार्ड होने की वजह से आपकी बोन अपनी जगह से इधर उधर शिफ्ट नहीं कर पाती और धीरे धीरे वो रिकवर हो जाती है। अब देखना, अगर इसी में हम आपको कंप्लीट कर दें, अगर इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं POP। और इसमें फिर से अगर वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दोगे, H2O जोड़ दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। लेकिन अगर इसी को आप ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो CaSO4 बनेगा, जिसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। और डेड बर्न प्लास्टर इसलिए बोलते हैं कि इसमें आप चाहे जितना भी वाटर मिला दो, अब ये दोबारा जिप्सम में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक कंपाउंड, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनके यूज़ थे जो मैंने आपको PDF पहले दे दिया था। आज इनके बारे में जो छोटी छोटी बातें थी वो हमने कर लिया और इस तरीके से हमारा ये सेकंड चैप्टर
फिनिश हो गया। अब इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उसके बाद हम लोग इस पर टेस्ट लेंगे। थैंक यू।